So, good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter Reason and Emotions in Human Conduct. Okay, तो शुरू करते हैं चैप्टर को. As the chapter suggests, हम रीजन और इमोशंस की बात करेंगे कि वो हम जो कंडक्ट या हम जो एक्ट करते हैं तो उनमें उनका क्या रोल रहता है और हमें कितना रीजन यूज करना चाहिए, कितना इमोशंस को यूज करना चाहिए और ये सब चीजें हम देखेंगे. So the dichotomy between reason and emotions means there is a confusion, dilemma कि reason और emotion के बीच में वो हमेशा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. हमेशा कह भी सकते हैं और नहीं भी. कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी हम देख नहीं पाते कि वो करते हैं या नहीं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये रहता है. सो ये जो सपोर्टर्स हैं जो बोलते हैं कि रीजन तो मस्ट है एक मोरली एजुकेटेड पर्सन के लिए. कौन? ये जो प्लेटो है, कांत है, पियागेट है और ये जो भी है, ये सब इन सब के आप नाम लिख ले देना, जो रीजन को बहुत सपोर्ट करते हैं. ओके. और ओके. और आप ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या बता रखा है. ठीक है. बता रखा है कि जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो हम सबके अंदर होती है. ठीक है. ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जिनके अंदर नहीं हो. पैशंस होते हैं. पैशंस होते हैं. तो ये सब जो है, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. मतलब कि हम कुछ एक्शन ले रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हमने इमोशन, जैसे मेरे को गुस्सा आया तो मैंने फट से है ना उस पे एक्ट कर दिया. नहीं, हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए. ओके. और साथ ही साथ जो रीजन है वो एक पर्सन को तभी क्योंकि इमोशंस और इस सबके पास होते हैं, बट रीजन नहीं होता है. तो अगर रीजन नहीं होगा तो हम उसे मोरली एजुकेटेड नहीं बोलेंगे. सो मोरली एजुकेटेड पर्सन के लिए रीजन होना बहुत जरूरी है. ठीक है. और थर्ड है नो डेफिनेट आंसर. कोई डेफिनेट आंसर अभी तक नहीं मिला है कि भाई रीजन ही इम्पोर्टेंट है या इमोशन ही इम्पोर्टेंट है या हमें उन्हें कितना यूज करना चाहिए. Okay, so thus there is a dichotomy between man's intellect and his emotion, and the tangible solution to the problem is not there yet. ठीक है. Implications of the dichotomy. अब ये जो हमारे confusion create हुआ है, तो इसके क्या implications हैं? मतलब कि इसके क्या कह सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है एज अ सोसाइटी पे. सो हियर human personality, according to Benjamin Bloom, an American educational psychologist, consists of three dimensions. Human personality की, the cognitive, the affective and the psychomotor domains. तो आप ये लिख सकते हैं आंसर में. ये आगे हम और पढ़ेंगे इनको कि क्या ये इंक्लूड करते हैं. जैसे कि आपका अफेक्टिव अफेक्टिव इनमें से जो अफेक्टिव है उसमें आपकी फीलिंग्स आ गई. So we must not forget the development of appropriate feelings is an integral part of education, including moral education. So appropriate feelings, हमें uh, बनाया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फीलिंग्स जो है वो भी एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है along with the moral education. So it should not be you know मतलब neglected. सो इसमें ये सब भी है. इमोशन यहाँ पे सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं भाई रीजन ही यूज करना चाहिए.
ठीक है, रीजन लॉजिकली रहना चाहिए, और रीजन ही यूज करना चाहिए एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स। बट हमें इमोशंस जो है उन्हें सप्रेस्ड नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर इमोशंस को हम सप्रेस, उन्हें हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, उनको हमें मतलब सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, बिकॉज अगर इमोशंस हमें मिले हैं तो वो हमें किसी मतलब अच्छे के लिए ही मिले। ओके, उनका कुछ तो काम है, उनका कुछ तो यूज है, वरना हम अगर इमोशंस हमें नहीं होंगे तो हम रोबोट्स और कंप्यूटर्स की तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो इमोशंस हमें कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एम्पैथी सिंपैथी सब डेवलप करते हैं, तो दीज आर इम्पोर्टेंट नो डाउट। बट हमें इनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, और हमें वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोपाथ सोशियोपाथ और जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो सब हो जाते हैं इन सब से, इमोशन सप्रेस करने से। ओके, एंड यहाँ पे आपका फ्रूज फ्रूड ने एक ईगो आइडल की बात करी। ईगो आइडल मतलब कि हमारा जो कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियंस जो हमारा डेवलप, हम जिसे बोलते हैं कि ये भगवान की आवाज है, लेकिन वो पता चला तो वो हमारे फियर्स और हमारे जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड में, वो सब उस अफेक्ट करते हैं उस इनर वॉइस को, उस ईगो आइडल को। तो फ्रूड ने ये बोला। तो हम ऐसा नहीं कि हम डिपेंड हो जाए, हमारे जो इनर वॉइस है, हमारे जो कॉन्शियस बोल के हम उस पर डिपेंड हो जाए, नहीं, क्योंकि वो फियर्स जो हमें हमारे अंदर पैदा हुए मतलब बने हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में, वो सब उस चीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, so a strong device used for repression of desires, feelings, and emotions in early childhood may not lead in certain cases to development of ego idol or a strong conscious, but lead to reaction formation. So what he tells that हमारे ये हमने अपने डिजायर्स को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को हमने रिप्रेस किया चाइल्डहुड में, तो वो सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ईगो आइडल जो है उनको अ, उसको अफेक्ट करी, हमारे कॉन्शियस जो है उसको अफेक्ट करी, हमारे जो हम बोलते हैं ना अंदर की आवाज को अफेक्ट करी, तो उसकी वजह से हमारी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस नहीं बन पाई, और हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन बन गया। और वो कैसे बना, आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। साइकोपाथ्स बन गए कुछ लोग, सोशियोपाथ्स बन गए, और बहुत तरीके की चीजें हो, अग्रेशन लोगों में, हॉस्टिलिटी अग्रेशन बन गया। ठीक है, उनमें एम्पथी सिंपथी लोगों को लेकर खत्म हो गई। तो ये सब चीजें किससे हुई, कि हमने जो अपने इमोशंस को दबाया और वो सब किया बचपन में, और हमारी मतलब अडल्ट लाइफ या किसी भी लाइफ में, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो इसका मतलब है कि जो इमोशंस है और जो रीजन है उसको हमें समझना ही होगा कि कितना क्या यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम ओनली रीजन को ही सपोर्ट करें या इमोशंस को ही सपोर्ट करें, हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इमोशंस इन मोरल एजुकेशन। सो सो रैशनैलिटी जो होती है वो ओनली फॉर्म ऑफ मोरालिटी बनाती है, ना कि कंटेंट बनाती है। ठीक है, मतलब कि हमने क्यों, फॉर्म इन द सेंस की जो थिंकिंग है, जो रीजनिंग है बिहाइंड डूइंग अ सर्टेन एक्शन, वो हमारी रैशनैलिटी बनाती है, लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो नहीं बनाती है। कंटेंट कौन बनाता है? So such is the to behave morally, we must take care of other interests, feel for them, respect individual freedom of others as we do for us, help the needy to extend it is possible for us, etc. Such is the content of morality. So हमें
कंटेंट हमें फॉर्म के साथ साथ रैशनैलिटी के साथ साथ कंटेंट भी ऐड करना होगा, और कंटेंट को बनाने में कौन हेल्प करेगा? हमारे इमोशंस। ठीक है। तो हमें हमारी रैशनल फॉर्म को कौन बनाएगा? रैशनैलिटी। और हमें कंटेंट भी बनाना होगा, और वो कौन बनाएगा? हमारे इमोशंस। ठीक है। तभी हम एक मोरली एजुकेटेड पर्सन, मोरली कॉन्शियस पर्सन बन पाएंगे। So, in essence, reason and emotion in the context of moral education are two pillars on which the whole edifice of morality rests. So, basically, इससे हमें पता चला form and content। form हो गया हमारे reason, मतलब हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटीज, और कंटेंट हो गए हमारे जो इमोशंस, जैसे कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, एम्पैथी सिंपैथी और वो सब शो करनी चाहिए विद द रीजनिंग कैपेबिलिटीज। These together makes a person a morally educated person। और पूरी जो अब कह सकते हैं हमारी मोरालिटी जो है वो इन दोनों पे ही बेस्ड है। तो आप ये समझा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, इमोशंस इन मोरल एजुकेशन। Often our reason and inclination are in agreement or in harmony instead of in conflict. So it is fine that जो reason है एंड मतलब जो हमारा इमोशंस है वो ज्यादातर एग्रीमेंट में ही रहते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है। जैसा हम सोच रहे थे कि नहीं, रीजन और इमोशन जो है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके बीच में, हमारे इमोशंस तो कुछ और बोलते हैं, बट हमारी जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज है, जैसे हम रीजन करते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। लेकिन आफ्टर सर्टेन टेस्ट और ऑब्जर्वेशंस it is find out that key reason और emotions जो है they are in harmony। And yes, so phenomenologists assert that every man's perceptions are unique because they are intimately related with emotions and personality। सो व्हाट these phenomenologists जो है ये क्या बिलीव करते हैं कि हर एक पर्सन का परसेप्शन अलग होता है, यूनिक होता है, बिकॉज उसके जो इमोशंस, उसके उसने जो इमोशंस जो है उन्हें जो इमोशंस को नर्चर किया है, और उसकी पर्सनालिटी जो है उसके अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन बनता है। इसलिए हर एक पर्सन का अलग एक्सपीरियंस होता है। सो दैट्स वाई वो हर एक पर्सन का perception भी यूनिक होता है। सो दैट व्हाट दीज थिंकर्स phenomenologists think। And what is dangerous is the repression of emotions, not their control। so हमने जैसे देखा कि क्या सबसे ज्यादा डेंजरस क्या हो सकता है, कि हम अपने इमोशंस को ही रिप्रेस कर दें, सप्रेस कर दें, दबा दें, और ना कि उनको कंट्रोल करें। सो कंट्रोल करना और सही तरीके से उन्हें डायरेक्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस को, ना कि उन्हें निग्लेक्ट कर दे या सप्रेस कर दे या रिप्रेस कर दे। सो ये आप लिख सकते हैं, इमोशंस का क्या रोल है? दे शुड बी कंट्रोल, नॉट रिप्रेस्ड। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल। सो the control should be one of self control which is conscious and self initiated। so control भी कैसा होना चाहिए? self control होना चाहिए जो consciously हम कर रहे हैं और self initiated है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बताया गया है कि कंट्रोल भी हमें कैसा करना है, कॉन्शियसली करना है और सेल्फ इनिशिएटेड होकर करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। In addition to controlling the emotions deliberately and consciously, we must help children to understand their feelings so that they accept or express them through social desirable ways such as dance or drama।
तो हमें जो है इमोशंस को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना कॉन्शियसली खुद से, उसके साथ साथ हमें बच्चों में फीलिंग्स जो है उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को समझे और उनको एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढे, सच एज डांस और ड्रामा। ठीक है, जिससे कि वो अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें समझ सके। लाइक अगर आप मतलब ट्रीज उन्हें एक्ट करवाएंगे, ड्रामा करवाएंगे जिसमें आप उन्हें ट्रीज बनवाएंगे, तो फिर उन्हें समझ आएगा कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए अगर वो हर्ट होते हैं। ऐसे आप ड्रामा करवाएंगे उनको तो वो फीलिंग्स को और समझ पाएंगे और वो चीजों को और समझ पाएंगे। सो डांस एंड ड्रामा के थ्रू हम ये इनकलकेट कर सकते हैं चिल्ड्रन में, कैसे वो इमोशंस को मतलब इमोशंस को कॉन्शियसली इनिशिएट करें और कैसे वो फीलिंग्स को समझे। ठीक है। और in actual practice in schools, such feelings and emotions can be better developed through community living and social service. So, in actual practice in schools, such feelings and emotions can be better developed through community living and social service. तो मतलब कि हम कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं स्कूल्स में फीलिंग्स और इमोशंस को वो अच्छी तरीके से डेवलप हो थ्रू द कम्युनिटी लिविंग और सोशल सर्विस। इसके थ्रू हम और सपोर्ट कर सकते हैं फीलिंग्स और इमोशंस बच्चे समझे। It also involves feelings and emotions which guide our behavior to do what we ought to do. So, moral education does not merely include the understanding of what is right and what ought to be done, it is also includes feelings and emotions। ठीक है, तो जो मोरल एजुकेशन है वो बस ये नहीं अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या नहीं, बट हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं उससे उस उन्हें भी समझ के फिर एक्ट करना, वो सब मोरल एजुकेशन में आता है। जजमेंट एंड एक्शन इन moral education. So, morality entails all three dimensions of personality, that is, the cognitive, judgmental, affective feelings, emotions, and intentions, and psychomotor action. देखो यहाँ पे आ गए हमारी अ, अ, जो मोरालिटी है वो ये थ्री डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी इंक्लूड करती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है। To be designated as moral agent, one must act in accordance with these reasons and intentions. सो मोरल एजेंट की तरह हमें अगर काम करना है तो एक पर्सन को कैसे एक्ट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रीजंस एंड द इंटेंशंस। It must involve both of these, that is how a person thinks, feels and behaves। या आप सब लिख सकते हैं, ये सब आप मार्क करें अपनी बुक में और इनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। True moral education is inclusive of everything। So यहाँ पे आप बेसिकली इसे आप पढ़ लेना, इसमें बेसिकली ये लिखा है कि जो ट्रू मोरल एजुकेशन होती है वो ट्रू मोरल एजुकेशन जो होती है इट्स इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। सो ट्रू मोरल एजुकेशन जो होती है वो इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग।
वो मतलब सब चीजों को लेगी, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी डिजायर्स, इनेट डिजायर्स, सबको साथ में लेके, सबको इंक्लूड करके जो है मोरल एजुकेशन बनती है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज मोरल वीकनेस। सो इसमें बेसिकली हाउ टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्ट अपॉन देयर मोरल जजमेंट। तो इसमें एक मोरल वीकनेस आ जाती है, क्या आ जाती है कि हमें सब पता चल गया, हमें ये सही है, ये सही है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज, इमोशन सब हो गया, पर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं। कि जैसे हम थोड़े से, जैसे एक एग्जांपल लिया है, उससे आप ये समझ पाएंगे ये पूरा टॉपिक। कि जैसे एक पर्सन है, उसको हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, उससे उसको देखने जाना है कि उसका फ्रेंड कैसा है। तो फिर, लेकिन वो तो उसकी जो मोरालिटी है, ठीक है, उसने जो मोरल एजुकेशन पढ़ी है, वो तो बोलती है कि भाई जाना चाहिए अपने फ्रेंड को मिलने, हॉस्पिटल में देखना चाहिए, उसे कुछ जरूरत है वो सब। लेकिन उसके खुद के जो अंदर, कह सकते हैं, इमोशंस या जो भी है, वो कह रहे हैं कि भाई मतलब आज बहुत ठंड है, रहने देते हैं। और मतलब उसकी जो लेजीनेस है वो बीच में आ रही है। तो ऐसे ये मोरल वीकनेस हो जाती है कि हम चाहते तो हैं, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं जो हमें एक्ट करने नहीं देते। ठीक है। तो बच्चों को बेसिकली ये भी सिखाना चाहिए कि ये सब चीजें पता होने के बाद इनको कैसे एक्शन में लाएं। ठीक है, वरना मोरल वीकनेस अराइज हो जाती है। So that's it for this video. Thanks for watching.